हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष के विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हाँ, बाल्यावस्था एवं बाल विकास इस विषय का हम लेकर आए हैं आपके लिए अंतिम और 5वीं इकाई। जी हाँ, इसी वीडियो लेक्चर के साथ ये इकाई समाप्त होगी, ये विषय समाप्त होगा और फिर हम अगला विषय आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो 5वीं इकाई है, इस इकाई के हम अंक विभाजन की बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि इस पर कितने अंक आवंटित है और कौन कौन से नंबर के प्रश्न आते हैं। हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे, इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, इसके अति लघु उत्तरीय, इसके दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। तो इतना सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, वीडियो मिस नहीं करना। साथ ही साथ इसमें डीएलएड की परीक्षा से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं, डीएलएड की परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखने कैसे होते हैं, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें और इसके पहले के 1, 2, 3, 4 यानी इन चारों इकाइयों की वीडियो आपने नहीं देखी होगी इस सब विषय के, तो उन वीडियोस को भी जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विविध प्रकार के कोर्सेस ऑफर करते हैं, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, साथ ही साथ बीएड, डीएड और तो रीड, एमपीटीटी, इन सभी विविध कोर्सेज के अलावा भी और भी कोर्सेज इनके प्रवेश दिया जाता है। इन कोर्सेज में तैयारी करवाई जाती है। आप भारतवर्ष में कहीं भी रह रहे हो, किसी भी राज्य में रहे हो, आपको बहुत ही आसानी से सुलभ तरीके से प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से डीएलएड, बीएड, साथ ही साथ बीएससी बीएड, रीड, एमपीटीटी ये सब करने के तो आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। अगर आप कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में, कोर्स फीस के बारे में, संस्थान के बारे में, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस एक बहुत ही भरोसेमंद विश्वसनीय संस्था है, जिसमें भारत के अभी तक सैकड़ों छात्रों ने पढ़कर, हजारों छात्रों ने पढ़कर यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, साथ ही साथ अपना उज्जवल भविष्य बनाया है और विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरियां प्राप्त की है। यदि आप भी सरकारी अधिकारी बनने का अपना सपना देखते हैं, आप भी पूरा करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे कंसल्टेंसी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। हम न सिर्फ आपका प्रवेश दिलाते हैं, बल्कि इस तरह के वीडियो लेक्चर्स लाकर, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, इस तरह के स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर आपका परसेंटेज भी सुनिश्चित करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ डिग्री हासिल करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात होगी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की और सीधा बढ़ते हैं हम हमारे इस इकाई पर, जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। इसकी इकाई 5 जिसका नाम है बचपन। जी हाँ, 5वीं इकाई जिसका नाम है बचपन। अब नाम ही बचपन है तो इसमें सारे प्रश्न किससे जुड़े होंगे? बाल्यावस्था और बचपन से जुड़े होंगे। जी हाँ, तो यहाँ जो इकाई 5 है ये कुल 12 अंकों की है। जो पूरी इकाई है कुल कितने अंकों की है? 12 अंकों की इकाई है। साथ ही साथ अब इसके अंक विभाजन की बात कर लेते हैं कि इस पे कितने अंक कैसे आवंटित है। तो इसमें भाई 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 3 वस्तुनिष्ठ आने वाले। जी हाँ, इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। फिर 2 नंबर का 1 प्रश्न है यानी वेरी शॉर्ट एक आएगा। यहां से 3 नंबर का भी 1 प्रश्न है यानी 3 मार्क्स का एक आएगा, है ना, दीर्घ उत्तरीय। और एक 4 मार्क्स का है एक क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से आने वाला है। तो ये इस प्रकार से 4, 3, 7, 7, 8, 7, 2, 9, 9 और 3, 12। तो इस प्रकार से कुल 12 अंक जो है आवंटित है इस इकाई 5 पर, जिसका नाम है बचपन। तो ये हो गया विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास, जिसका इकाई 5 बचपन, इसका अंक विभाजन देख लिया हमने और श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर ली। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इस इकाई पर बिना किसी देरी के और देखते हैं इसके कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करें तो इसमें सबसे पहला, शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बचपन में जो शिशु होता है उसके दूध के दांत जो होते हैं, जो दांत गिर जाने के बाद फिर से नए दांत आते हैं, उन दांतों की बात कर रहे हैं जो गिर जाते हैं। तो बचपन में दूध के दांत जिन्हें कहते हैं हम, कच्चे दांत, दूध के दांत, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। जी हाँ, एक वयस्क आदमी में तो भाई 32 दांत होते हैं, आप सभी जानते हैं 32 दांत होते हैं। लेकिन जो बालक होता है जिसमें दूध के दांत आते हैं, शुरुआत में छोटा जबड़ा होता है, छोटा मुंह होता है, तो छोटे छोटे कितने दांत होते हैं? कुल 20 दांत होते हैं। फिर वो दांत सारे गिरते हैं एक एक करके, उसके बाद उनकी जगह पर, उनके स्थान पर नए दांत आते हैं। उन नए दांत को हम क्या कहते हैं भाई? हमारे जो स्थायी दांत होते हैं वो। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। कौन सी अवस्था में आकर बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति का चाहता है? मतलब उसके व्यवहार को समाज स्वीकार करे, वो जैसा चाहता है वैसा हो, समाज उसके बिहेवियर को मान्यता दे, है ना। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। जी हाँ, शिशु अवस्था, बाल अवस्था और जब किशोर अवस्था में आते हैं 12 से 18 वर्ष के बीच, तो वह चाहता है कि समाज उसके कार्यों को मान्यता दे, उसके व्यवहार को मान्यता दे। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। बालक ये कब चाहता है? किशोर अवस्था में। अगला, जन्म के समय बालक का भार होता है 7 पाउंड। कितना होता है? 7 पाउंड। जन्म के समय बालक का जो भार होता है वह होता है 7 पाउंड का। जी हाँ, जन्म के समय बालक का भार होता है 7 पाउंड का। अगला देखिए,
जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना? 500 ग्राम। जी हाँ, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के ब्रेन का भार कितना होता है? हमारे की बात, ये शिशु की बात हो रही है। जो बच्चा जब जन्मता है उसके दिमाग का वजन कितना होता है? तो 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो का होता है भाई। आधा किलो का दिमाग होता है, उतने से बच्चे में आधा किलो दिमाग ही होता है ना। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जन्म के समय के बाद देखिए अगला प्रश्न, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? जब भाषा सीखता है कोई बालक तो सबसे पहले क्या सीखता है? सर्वनाम सीखता है। संज्ञा नहीं, सर्वनाम। सर्वनाम जानते होंगे आप, संज्ञा के स्थान पर लगाए जाने लोग क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम कहते हैं ना। जैसे कि राम स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। तो बालक जो है सीधा सीधा नाम नहीं सीखते, उस नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सीखते हैं, तो वो सर्वनाम। तो बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सर्वनाम सीखता है। जी हाँ, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास, कितनी एज पर जाकर, बच्चे में कौन सी उम्र में दिमाग का पूरा फुल डेवलपमेंट हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है दिमाग का? तो होता है 8 वर्ष। यानी 8 वर्ष के बच्चे का दिमाग पूर्ण रूप से विकसित है। अगर 8 वर्ष के तक का बच्चे का पूरा दिमाग पूर्ण से विकसित हो जाता है तो सही तरीके से काम करता है, आगे चल के उसका सही ग्रोथ होता है, सही विकास होता है। ठीक है, तो बालक कितनी आयु के बाद मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? तो 8 वर्ष के बालक का। ठीक है, 8 वर्ष के बाद उसकी मस्तिष्क जो होता है, उसका दिमाग जो होता है, उसका पूरा विकास हो जाता है। अगला, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। जी हाँ, आपने सुना होगा 9 महीने पेट में गर्भाशय में रहता है बालक अपनी माता के, तो भाई 9 महीने यानी कि 280 दिन यहाँ पर लिखा हुआ कि गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अब उतने दिन विकसित होने की बात हो रही है ना, सीधा जन्म की बात नहीं हो रही कि गर्भ धारण के बाद जन्म कब होता है, ये नहीं पूछा है, तो हम 9 महीने लिख देते हैं। यहाँ पर पूछा है क्या? 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं टोटल विकसित होने में? विकसित हो जाता है तो देखेंगे आप पेट में वो माता को लात मारता है, हलचल होती है थोड़ी बहुत, है ना, तो वो जो होती है गर्भ में होती है, तो वो 280 दिन के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय क्या कहलाता है? तो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है। क्या कहलाता है? बचपन। जी हाँ, जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है। अगला देखिए, रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था कितने वर्ष तक है? भाई हम सभी जानते हैं कि 0 से 3 तक या 0 से 5 तक शैशवावस्था है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है 12 वर्ष तक, तो 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था आती है। आमतौर पर सभी वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है, लेकिन जो रूसो भाई साहब थे उन्हें अलग ही बना दिया अपना। तो रूसो साहब के हिसाब से, रूसो के अनुसार कि जो बचपन की अवस्था होती है 6 से 14 वर्षीय होती है। रूसो भाषा विज्ञानी, सामाजिक विज्ञानी ने बताया कि जन्म के रूसो के अनुसार बचपन की जो अवस्था होती है, बालक में जो बचपन की अवस्था है वह 6 से 14 वर्षीय है। कितने वर्ष की है? 6 से 14 वर्ष की है। ठीक, अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार के शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार पुराने जमाने में होता था। अगर आप सभी ने रामायण महाभारत देखी होगी तो उसमें देखने होंगे आप कि राजकुमार लोग जब शिक्षा लेने के लिए वन में जाते हैं गुरुकुल में, तो उसके पहले उनका सर मुड़वाया जाता है और ऐसी चोटी रखी जाती है, ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, उन्हें खिलाया जाता है, पूजा हवन होती है, तो वो उपनयन संस्कार है। जी हाँ, ठीक, उन्हें भिक्षा मांगनी होती है, तो ये उपनयन संस्कार वैदिक काल में, जी हाँ, वैदिक काल के शिक्षा काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार उन छात्रों का होता था जो बालक अपना घर छोड़ के गुरुकुल में जाते थे शिक्षा लेने, तो होता था, यानी एडमिशन से पहले उनके यहाँ उपनयन संस्कार होता था। विदाई समझ लीजिए कि हाँ उपनयन संस्कार होगा, उन्हें एक वस्त्र धारण करना होता था, है ना, श्वेत वस्त्र, कि वहां राजकुमार के बच्चे भी पढ़ेंगे और गरीब का भी बालक पढ़ेगा, दोनों एक जैसे ही रहेंगे, है ना, तो वहां उपनयन संस्कार किया जाता था। कब होता था ये? वैदिक काल में। अगला देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था तो बचपन से पहले का समय, शैशवावस्था में। तो भाई शैशवावस्था में आप जानते हो बच्चे खिलौनों की जिद करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, आकृतियों से खेलते हैं ना, तो वो जो है खिलौनों का कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न को, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है? आईक्यू यानी दिमाग जो तेज होता है, जानकारी, जनरल नॉलेज कह सकते हैं आप। तो जड़ बुद्धि वाले बालक यानी मोटी बुद्धि का जो बालक होता है, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू 71 से कम, 71 से कम होता है। 71 से कम, 100 के ऊपर बहुत अच्छा आईक्यू मानते हैं, होशियार बच्चा होता है, तेज बच्चा होता है, सामान्य होता है, और जिसका भी 71 से कम है वो जड़ बुद्धि का है, मोटी बुद्धि का बालक है। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू 71 से कम होता है। अगला देखिए, एकल परिवार से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो यहां से हमारे अब 2 लघुत्तर या अति लघुत्तर प्रश्न शुरू हो गए। तो इनसे पहले एक बार चलिए फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने कितने वस्तुनिष्ठ कौन कौन से पढ़े। तो पहला, शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो भाई 20। दूसरा,
बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। जन्म के समय बालक का भार होता है 7 पौंड। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है सर्वनाम। कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है? 8 वर्ष के बालक का मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन लगते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय क्या कहलाता है? बचपन कहलाता है। रूसों के अनुसार बचपन की अवस्था 6 से 14 वर्ष की है। उपनयन संस्कार वैदिक काल के शिक्षा काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? उपनयन संस्कार वैदिक काल के शिक्षा काल में किया जाता था। अगला, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं भाई? खिलौनों की आयु कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला, जड़ बुद्धि वाला बालक का IQ 71 से कम होता है। जी हाँ, जड़ बुद्धि मोटी बुद्धि वाले बालक का IQ 71 से 71 से कम होता है। तो ये हो गए पूरे 12 यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, या एक वाक्य में खाली स्थान में चूज द करेक्ट यानी वस्तुनिष्ठ में आ सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हो सकता है कि 1 नंबर के लिए पूछ दे। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है, एकल परिवार से आपका क्या अभिप्राय है? एकल परिवार से क्या अभिप्राय, यानी एकल परिवार क्या होता है? तो वो परिवार जिसमें माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप और उनके 2 बच्चे या 1 बच्चा 3-4 बच्चे जो भी हो, लेकिन उन बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए और वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एकल परिवार। फिर उन बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, अगर शादी हो जाए उनके बच्चे हो जाए तो फिर वो संयुक्त परिवार बन जाता है। जी हाँ, ज्वाइंट फैमिली आपको पता है, दादा दादी पोते होते हैं, उसमें नाती पोते होते हैं, जानते होंगे आप, है ना? तो वो भाई संयुक्त परिवार बन जाता है, ज्वाइंट फैमिली। लेकिन अगर माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहे, उन बच्चों की शादी नहीं हुई हो, तो उनके बच्चे भी नहीं हो, शादी नहीं हुई बच्चे भी नहीं होंगे ना। तो भाई अगर माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के साथ रह रहे हैं तो भाई उस अवस्था को कहेंगे एकल परिवार, उस परिवार को कहेंगे एकल परिवार। जी हाँ, याद रखिएगा। एकल परिवार से क्या अभिप्राय है? तो पति पत्नी अविवाहित बच्चों के साथ जब रहते हैं तो उसे कहते हैं एकल परिवार। अब एकल परिवार के बाद संयुक्त परिवार भी है। संयुक्त परिवार की अगर परिभाषा पूछा तो आप बताएंगे, माता पिता जब अपने विवाहित बच्चों के साथ एवं उनके बच्चों के साथ रहते हैं तो इसे कहते हैं संयुक्त परिवार, इसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। अगर एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता विवाहित बच्चों के साथ रहते तब भी एकल परिवार बन जाएगा, भले उनके बच्चे हुए ना हो, उनके नाती पोते हुए हो ना हुए हो, लेकिन फिर भी अगर उनके बच्चों की शादी हो चुकी है और वो साथ में रह रहे हैं तो वो कौन सा परिवार हो जाएगा भाई? संयुक्त परिवार हो जाएगा, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम बोल देंगे, जिसमें दादा दादी का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रम का अर्थ बतलाइए। बाल श्रम का अर्थ क्या होता है? हमारे सरकार ने बाल श्रम को क्या कहते हैं, उसको अपराध घोषित किया हुआ है ना? चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं, बाल श्रम, उसे अपराध घोषित किया है। अभी क्या है बाल श्रम? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को अगर कहीं काम पर रखा जाता है, होटलों में, ढाबों में, दुकानों में, कहीं भी काम पर रखा जाता है, उससे काम करवाया जाता है, कंपनियों में कहीं भी हो, तो वह बाल श्रम, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के अंतर्गत आता है और यह एक अपराध है। ऐसा करना, ऐसा करवाना गुनाह है। उदाहरण के तौर पर कोई माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझकर स्कूल ना भेज के उसे काम करने भेज रहे हैं तो वो माँ बाप क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने दुकान में 14 साल से कम के बच्चे को रखकर काम करवा रहा है, उसे चाय झाड़ू पोछा लगवा रहा है, चाय बांटने काम दे रहा है, तो वो भी अपराध कर रहा है। बाल श्रम, बाल ये अपराध, ये जो बाल उससे काम करवाना है, 14 वर्ष से कम आयु किसी बच्चे को काम करवाना है तो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। जी हाँ, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं, जो एक बहुत ही संगीन अपराध है। अपराध होगा दर्ज उस पर भी जिसने काम पर रखा है उसने, और जिसने काम पर लगवाया होगा, जिसने जबरदस्ती फोर्स किया होगा, उनको भी जेल होगी। यहाँ तक कि माँ बाप को भी जेल हो जाती है अगर माँ बाप ने जबरदस्ती बच्चे को काम पर लगवाया हो तो। अब ये नहीं बोलना कि घर पे केस कर देते माँ बाप हमसे काम कराते, भाई घर के काम नहीं, घर के कामों की बात नहीं चल रही है ना। घर तो हमारी जिम्मेदारी होती है काम करना। और आज के जमाने में कौन ही माँ बाप होंगे जो बच्चे को स्कूल छुड़वा के बोलेंगे नहीं काम पड़ जा? बहुत कम, जिनकी बहुत मजबूरी होगी, जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, कोई कोई, और एक बहुत ही असामाजिक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़वाकर काम करने बोलेगा। ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक मजबूरी में और एक जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए, है ना। तो इस प्रकार का तो बाल श्रम क्या है भाई? बाल श्रम का अर्थ है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कार्य करवाना, ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है, ये अपराध घोषित है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसे सजा भी मिलेगी। बहुत ही कठोर अपराध है, कठोर सजा भी मिलती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों पर संयुक्त परिवार के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बच्चों के ऊपर ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है, वो क्लियर करना है। तो देखिए भाई, पहले तो उनके अंदर कुछ अच्छे गुण भी आते हैं, कुछ बुरे गुण भी आते हैं। पहले तो गुण केंद्र,
संयुक्त परिवार में जो गुण होगा वही गुण बच्चे के अंदर भी आ जाएगा। धार्मिक, नैतिक, सामाजिक विकास होगा, क्योंकि भाई दादा दादी होते हैं तो धार्मिक, धर्म वाली बातें अच्छी आती है। लालन पालन पोषण बड़ा अच्छे से होता है और संस्कार मिलते हैं। व्यक्ति सामाजिक बनता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, परिवार में बहुत ढेर सारे लोग हैं तो साथ में मिलकर रहना उसे आता है। तो ये कुछ गुण हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। जी हाँ, ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में रहने के कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है भाई? कि भाई इसमें अवगुण आ जाते हैं। संयुक्त परिवार में एक दूसरे से जलते हैं, बड़े भाई छोटा भाई का झगड़ा, छोटी बहू बड़ी बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा। तो ये झगड़े देखकर उनके अंदर द्वेष, कलह, साथ ही साथ आलस भी आता है। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं तो खुद के ऊपर जिम्मेदारी आती ही नहीं है। छोटे बच्चों को काम पे कोई लगाता ही नहीं कि हाँ ये काम करो वो काम करो, कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं बड़े बड़े, वो खुद ही सारा काम खत्म कर लेते हैं। तो संयुक्त परिवार में आलस वाला जो गुण है वो भी आ जाता है। आलसीपना भर जाता है शरीर में और आलस का गुण आता है। तो ये कुछ अवगुण भी है, द्वेष, कलह, आलस। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे, कुछ अवगुण भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने पढ़ लिए कुल 15 प्रश्न उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ भी हैं, साथ ही साथ ये अति लघुत्तर प्रश्न उत्तर भी हैं जो 2 नंबर के लिए या फिर 1 नंबर के लिए आ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 15 क्वेश्चन बता दिए, उनके उत्तर भी बता दिए। आप चाहे तो वीडियो रोक कर पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रोक कर लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 से 5 नंबर गारंटेड है कि हाँ इतने में से ही आएगा, इतने में से 3 से 5 नंबर गारंटेड है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सबसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए बढ़ लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, इनको जान लेने के बाद, इनके प्रश्न उत्तर सब देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, चलिए हम बढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रश्न उत्तरों की तरफ जिनसे आपको लघुत्तरीय, साथ ही साथ दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर भी आ सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। यहाँ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। इन्हीं 4 प्रश्नों में से एक 4 नंबर या फिर 3 नंबर के लिए आपको आएगा गारंटी के साथ। जी हाँ, तो ये बहुत ध्यान से समझना है, पूरा अंत तक देखना है और कैसे लिखना है ये भी जान लेंगे। साथ ही साथ चलिए हम उसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ हमारी संस्था यानी कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऐसी संस्था है भारत स्तर पर, पूरे देश स्तर पर, जो आपको पूरे भारत के किसी भी राज्य से किसी भी छात्र को विभिन्न कोर्सेज प्रवेश दिलाती है। जी हाँ, विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश, जैसे कि बीएससी, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, डीएड, डी फार्मा, बी फार्मा, रीड, एमपी, और भी कई सारे अन्य कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो आप अगर इन विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, प्रवेश संबंधी जानकारी चाहते हैं, फीस से संबंधित जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। सैकड़ों छात्रों, हजारों छात्रों ने यहां से शिक्षा ग्रहण की है, डिग्री प्राप्त की है और अभी कई उच्च पद पर, सरकारी और गैर सरकारी पदों पर नियुक्त हैं, अपना भविष्य बना चुके हैं। तो जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ और आप भी अपना भविष्य उज्जवल कीजिए और सरकारी अधिकारी बनने का सपना प्राप्त करें, डिग्री प्राप्त करने का सपना पूर्ण करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की बात। अब बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की तरफ। तो उसमें सबसे पहला है, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण लिखिए। बाल श्रमिक यानी बाल मजदूर, यानी बच्चे जो मजदूरी करते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्हें मजदूरी में लगा दिया जाता है या कुछ स्वेच्छा से करते हैं, तो उसके कारण क्या है? चलिए, तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। ऐसा लाइन लिखिए, फिर लिखिए नंबर 1, भाई जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होना। जी हाँ, भारत में 90% परेशानियों की जड़ है जनसंख्या वृद्धि। भाई बेरोजगारी, भूखमरी, इतने सारे क्राइम्स, ये सब का जड़ क्या है भाई? हमारा जनसंख्या वृद्धि। महंगाई, बेरोजगारी, सबका जड़ क्या है? जनसंख्या वृद्धि। भाई सरकार 1 लाख लोग के लिए, 10 लाख लोग के लिए जॉब लाती है, 20 लाख पैदा हो जाते हैं, 20 लाख के लिए जॉब लाती है, 40 लाख पैदा हो जाते हैं। तो भाई जब तक जनसंख्या नहीं रुकेगी तो भाई महंगाई वगैरह कैसे रुकेगी? हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, तुलना करते हैं अमेरिका से। भाई जिस देश की जनसंख्या ही 10-15 करोड़ के आसपास सिमट के है, आप उस देश को, जिसके एक राज्य की जनसंख्या 26 करोड़ है, कई देशों के बराबर है, कई देशों से कई गुना है। जी हाँ, उन राज्यों में उस देश के इतने सारे 28 राज्यों को आप कंपेयर कर रहे हो। तो भाई अगर आप चाहते हो देश सुधरे तो पहले जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगानी होगी। और जनसंख्या वृद्धि कौन? सरकार कर रही है, नहीं हम करते। भाई हमारे जैसे लोग ही है ना जो शादी ब्याह करते हैं, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि वही कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूक करना, जनसंख्या रोकना हमारे वश में है। तो हर बात का दोष सरकार पर नहीं दिया जा सकता, कुछ चीजें खुद करनी होती हैं। ठीक है, तो भाई पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण माँ बाप क्या करते हैं, 3, 4, 5 बच्चे पैदा हो गए हैं तो 4-5 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, तो मजबूरी में उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, और या फिर उन्हें काम पर भेज देते, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं तो उनसे काम करवाते हैं ताकि घर का खर्चा चले।
दूसरा भाई गरीबी, अगर माँ बाप गरीब है तो पढ़ाई का खर्चा उठा ही नहीं सकते, तो फिर बालक जो है वो सोचता है कि पढ़ने जाऊंगा तो और पैसा खर्च होगा, उससे अच्छा काम करता हूँ, पॉलिथीन बीनता हूँ, कचरा जमा करता हूँ, बोतलें बीनता हूँ, प्लास्टिक बीनता हूँ, तो भाई इससे पैसा मिलेगा। होटलों में ढाबों में अक्सर काम करते हुए आपने देखा होगा। ठीक, तो यही कारण है। और शिक्षा, माँ बाप अगर खुद अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, शिक्षा की कमी है, तो बहुत हद तक ये चांस है कि वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा, क्योंकि वो खुद भी अशिक्षित है, तो उनको पता नहीं चलता कि भाई शिक्षा क्या चीज है, इससे क्या फायदा हो सकता है। शिक्षा की उच्च कीमत, हमारे देश में महंगी शिक्षा होने का ये भी एक कारण है। हमारे देश में भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस को देख लो, लाखों में फीस देते हैं भाई, कई कई तो ऐसे हैं कई लाख करोड़ में फीस चल जाता है मेडिकल में अगर पढ़ना है तो। जी हाँ, तो बहुत हाई फाई फीस है, इतनी फीस में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उच्च शिक्षा दे ही नहीं सकता। इस कारण से शिक्षा में कमी है। सोचते हैं कि जब इतने बड़ी कॉलेज में पढ़ा ही नहीं सकते तो फिर ये 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाने से फायदा क्या है, चुपचाप इतना पढ़ो, काम खत्म करो, वरना पढ़ेंगे और तो फिर आगे पढ़ के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उच्च शिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि पैसा उतना है नहीं। तो हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी है, जबकि पश्चिमी देशों में शिक्षा बहुत सस्ती है। जी हाँ, हमारे यहाँ के लोग जर्मनी जाते हैं, रशिया जाते हैं एमबीबीएस करने, आपने सुना भी होगा, बहुत पढ़ने जाते हैं विदेश में। भाई विदेश में पढ़ाई सस्ती है, पढ़ाई और स्वास्थ्य, जी हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो सबसे सस्ते होने चाहिए जिंदगी में, क्योंकि इंसान इन्हीं दो से अपने जीवन को सुधार सकता है। भाई फ्री की बिजली लेना कौन सी बड़ी बात है, फ्री का बिजली, फ्री का पानी दे देना कौन सी बड़ी बात है, फ्री का महीने का राशन दे देना कौन सी बड़ी बात है। इससे हम लोगों को मुफ्त खोर बनाते हैं। तो ये जो सरकारें फ्री का बांट देती है, राशन, बिजली, ये सब, तो ये मुफ्त खोरी है, जनता को गुलाम बनाने का एक बस लालच है। जैसे फ्री का चूहे को देखकर चूहे में पिंजरे में फंसाया जाता है ना, चूहेदानी में मुफ्त की रोटी देख के, बिल्कुल वैसे ही है। अगर मुफ्त शिक्षा मिलेगी तो हर कोई पढ़ लिखेगा, हर कोई पढ़ लिख लेगा, तो भाई हर कोई नौकरी हासिल करके खुद अमीर बन सकता है, खुद सारी चीजें खरीद सकता है। उससे फिर किसी के फ्री की लालच की शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी के फ्री के बिजली की, फ्री के पानी की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त करना चाहिए। तो हम जो ये वोट लालच में दे देते हैं, नेता वोट के लालच में बिजली फ्री कर देते हैं, और कुछ चंद रुपयों के 100-200 के बिजली के खातिर अपना ईमान बेचाते हैं, वोट बेचाते हैं किसी ऐसे गरीब, कुछ भी अनपढ़ या बेवकार, एकदम बेवकूफ नेता को वोट दे आते हैं। तो देखिए कि जो फ्री में आपको दे रहा है वो आपका क्या छीन रहा है, वो देखिए, आपके बच्चों का भविष्य छीन रहा है, आपसे महंगी शिक्षा छीन रहा है, आपसे सस्ती शिक्षा छीन रहा है, सस्ता स्वास्थ्य छीन रहा है। ठीक है, तो भाई शिक्षा जो होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा की जानकारी न होना, हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य है। जी हाँ, मुफ्त एवं अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष। जी हाँ, राइट टू एजुकेशन, आरटीई आप जानते भी होंगे। किसी भी स्कूल में 25% प्रवेश जो है गरीब बच्चों को मिलना चाहिए, आरटीई के थ्रू एडमिशन होता है। निजी स्कूल में भी, जी हाँ, तो निजी स्कूल में भी गरीब बच्चा पढ़ सकता है। जी हाँ, लेकिन ये जानकारी नहीं होती है, जिनको ये जानकारी नहीं है वो एडमिशन नहीं लेते, पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक, अगला देखिए, तो वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया को एक सिंपल मार्केट, बाजार में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इसको। यानी कि भाई विदेश की कोई भी कंपनी आके किसी भी देश में कारोबार करे, इसको वैश्वीकरण बोलते हैं। 1947 के बाद, भारत की आजादी के बाद, भारत में कोई फैक्ट्रियां नहीं थी, केवल 7 कंपनियां थी सरकारी, बाकी सब हम विदेश से सारा सामान मंगाते थे। सेफ्टी पिन से लेके छोटे से पेन तक, हर चीज, हवाई जहाज से लेके कार तक, सब विदेश से मंगाते थे। अब मुझे बताओ, विदेश से बनी बनाई सेफ्टी पिन, बनी बनाई कार आ रही है तो मार्केट में बिक जाएगी, फैक्ट्री इंडिया में है ही नहीं, तो हमारे मजदूरों को जॉब कहां से मिलेगी, वर्कर इंजीनियर कैसे लगेंगे, कहां हायर होंगे, फैक्ट्रियां ही नहीं थी। तो ये हमारे सरकार की नाकामी थी। हमारी जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने 50-60 सालों तक पूरा नाकाम रखा, हमारे देश में वैश्वीकरण नहीं किया। फिर 1992 में, 1992 में देश में उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से जुड़े, जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े, और हमारे यहाँ हमारी भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों में भारत आने की आजादी दे दी। तो विदेशी कंपनियां भारत में आती, फैक्ट्री लगाती, फैक्ट्री लगाएंगी इतनी बड़ी, तो 5000 मजदूर विदेश से लाएंगे क्या? नहीं भाई, मजदूर इंडिया के ही रहेंगे। तो इंडिया के लोगों को जॉब मिल गई, इंडिया के लोगों को जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो अपनी लाइफ सुधारेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा लाइफ बनाएंगे ना। तो भाई इसीलिए वैश्वीकरण आवश्यक है। आर्थिक समानता, भाई अमीर गरीब के बीच का भेदभाव कम होगा, कि गरीब को जॉब मिलेगी, गरीबी उन्मूलन, गरीबी दूर होगी। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन होगा, यानी कि नियमों में छूट मिलेगी। और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट फैक्ट्री आएंगी, सब लोग जॉब करेंगे, है ना। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, गवर्नमेंट सबको थोड़ी जॉब दे सकती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विदेशी कंपनी आएंगी तो उस देश से अच्छे रिश्ते बनेंगे हमारे, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त होगा। तो इन सब कारणों के लिए वैश्वीकरण किया गया था। अगला देखते हैं, बचपन अवस्था की विशेषता लिखिए। भाई बचपन की जो अवस्था होती है उसकी मुख्य विशेषताएं बताओ। तो बचपन की अवस्था बड़ी खतरनाक होती है भाई। जी हाँ, ये अजीबोगरीब अवस्था है। इस अजीबोगरीब अवस्था में जो बालक होता है वो बहुत ही अजीबोगरीब, कभी भी कैसा व्यवहार करता है, कुछ समझ नहीं आता है, एक फिक्स व्यवहार, कभी खुश कभी दुखी,
कभी कुछ और पसंद आता है उसको, कभी कुछ और। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब अवस्था है, खतरनाक अवस्था है, क्योंकि इस उम्र में ही, बचपन अवस्था में ही अधिकतर बाल मृत्यु देखी गई है। बाल मृत्यु अधिकतर है, बच्चों की मृत्यु इसी अवस्था में होती है। आत्मनिर्भरता की अवस्था, आत्मनिर्भर मतलब आर्थिक रूप से नहीं, कमाने की बात हो नहीं हो रही, आत्मनिर्भर अपने स्वयं के कार्यों के लिए, जैसे अपने खुद के कपड़े पहनना, खुद का शौच, खुद का खाना, खुद हाथ से खा लेना, नहाना, ये सब काम जो है आत्मनिर्भर होना, ये यही अवस्था। वरना इसके पहले शिशु अवस्था में छोटे बच्चे को तो मम्मी खिलाती है, पापा खिलाते हैं ना, वो नहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना सीखता है बालक। उत्तर होती वृद्धि और विकास, यानी इस समय बहुत तेजी से विकास होता है, बहुत फटाफट इसका ग्रोथ होता है बच्चे का। फिर अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी बालक किसी को फॉलो करता है, अनुकरण करता है, उसमें ये गुण आ जाता है कि वो अपने शिक्षक को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता, परिवार में से किसी को, या किसी फेमस पर्सनालिटी जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, किसी एक्टर को, है ना, किसी को भी फॉलो करने लगेगा, अनुकरण करेगा उसका। आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी, इसमें वो सिर्फ अपना, सेल्फ ओरिएंटेड, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, अपना भला सोचता है, बाकी नहीं, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब नहीं होता। तो बालक आत्म केंद्रित व सब प्रेमी होता है। साथ ही साथ तीव्र मानसिक विकास, इस समय में भाई उसका मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, उसके मन में कई विचार उमड़ते हैं और उन विचारों से उसका पूरा लाइफ जो बदलते रहता है, जीवन परिवर्तित होते रहता है। तो ये सब जो है बचपन अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय परिवारों में बच्चों का बचपन कैसे प्रभावित होता है? भाई भारतीय परिवारों में जो बच्चों का बचपन होता है कैसे प्रभावित होता है? तो बच्चे भाई भारतीय परिवार में किस प्रकार का लाइफ जीते आप सब जानते होंगे। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय हूं, हमने अपने परिवार में अपना बचपन बिताया है। हम अपने बचपन में देखते हैं हमारा पालन पोषण की पद्धति में बड़े बड़े फर्क है। किसी का पालन पोषण भाई बहुत गरीबी में हुआ है, किसी का बहुत अमीरी में हुआ है। किसी का पालन पोषण करने के लिए बहुत सारे परिवार रहते हैं, परिवार में ढेर सारे लोग रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे लोग। लेकिन किसी के परिवार में सिर्फ माँ बाप है और दोनों मजदूरी करने जाते हैं, और बेटा जो घर में है जिसको छोटी बेटी संभाल रही है। तो ये बहुत सी दिक्कतें हैं, पालन की पद्धतियां जो हैं वो बहुत असर डालती हैं। दूसरा, माता पिता की उपेक्षा का दबाव, अपेक्षा का दबाव। माता पिता, बच्चा पैदा होता ही नहीं कि पहले ही सोचा जाता है इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, ये पढ़ेगा मेरा बेटा, वो पढ़ेगा। लेकिन बेटे की इच्छा है म्यूजिशियन बनने की, चित्रकार बनने की, खेल में जाने की। नहीं बेटा, खेलने से करियर खराब होता है, फ्यूचर नहीं है खेल कूद में। आज देखो खेल में नीरज चोपड़ा जैसे लोग गोल्ड मेडल जीते, करोड़ों कमा रहे हैं। विराट कोहली जैसे अरबों कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम भी कमा रहे, देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का भी, परिवार का भी, खेल से मात्र। लेकिन हमारे यहाँ खेलने कूदने से बिगड़ जाते हैं बच्चे, समय व्यर्थ होता है। ऐसा बोल बोलकर कितने ही टैलेंट, कितने ही प्रतिभाओं को कुचल दिया गया, दबा दिया गया। ये कितनी ही प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। जी हाँ, तो हमारे यहाँ माता पिता की अपेक्षाओं का बहुत दबाव होता है, बहुत प्रेशर होता है, परीक्षा में इतने परसेंट लाना है, 10वीं बोर्ड में इतने नंबर चाहिए, 12वीं बोर्ड में इतना नंबर चाहिए, वगैरह वगैरह। बालिका संघ भेदभाव, हमारे समाज में आज भी लड़का लड़की का भेदभाव होता है। आज भी माँ बाप लड़की नहीं चाहते, उनको लगता है कि लड़कियां बोझ हैं, उनको लगता है कि लड़का आएगा तो कमाएगा, लड़का वंश आगे बढ़ाता है, वगैरह वगैरह। तो आज भी एक कुरीतियां मौजूद है। हालांकि आप और मैं, हम सब तो बहुत लकी भाग्यशाली हैं कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छी सोच वाले, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते। आप में से कितनी बालिकाएं होंगी जो पढ़ लिख रही हैं, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आप सभी भी बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक, पर कुछ अभी भी हमारे समाज में ऐसे नालायक और निहायत ही छोटी सोच वाले लोग हैं जो बालिका और बालक में भेदभाव करते हैं। समय पूर्व व्यक्तित्व, बच्चों की जिंदगी में इतना परिवर्तन आता है, इतनी परेशानियां आती है कि वो समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व निखर जाता है, वो डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये हो गया बचपन कैसे प्रभावित होता है, इन कारणों से कैसे कैसे बता दिया। तो ये सारे चारों महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको इन्हें कंठस्थ करना है, कॉपी में लिख लेना है। आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। तो इसी के साथ बाल व्यवस्था एवं बाल विकास की इकाई 5वीं पूरी आज समाप्त होती है, खत्म होती है। अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, अगले विषय के अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। और स्टूडेंट्स, अगर आपको विविध कोर्सेज में प्रवेश चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। विविध कोर्स जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मा, डीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीटी और भी विविध कोर्सेज प्रेजेंट हैं जहां आप प्रवेश ले सकते हैं बहुत कम फीस में। आप चाहे तो रेगुलर मोड में, नियमित, स्वाध्यायी या फिर डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। सभी सुविधाएं उपलब्ध है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस के साथ। आज ही दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। प्रवेश शुरू है, प्रवेश ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।